अबे फटीचर, तेरी जेब फटी हुई है और तू यहाँ 100 हायाबुसा बाइक ऑर्डर करने की बात कर रहा है। अरे सब देखो जरा, अब इस जैसे भिखारी भी हायाबुसा ऑर्डर करेंगे। फटे हाल में एक मामूली डिलीवरी बॉय अजय दुनिया की सबसे महंगी बाइक हायाबुसा ऑर्डर करने की बात कर रहा था, वो भी 1 या 2 नहीं, पूरी 100। इस बात को सुनते ही उस दुकान के सारे कर्मचारी ठहाके मारकर अजय पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी अजय उस शोरूम के मैनेजर को अपने पास बुलाता है और पूरी 100 हायाबुसा बाइक की कीमत का चेक उसके हाथ में थमा देता है। मैनेजर ये देखकर हैरान रह जाता है, जहाँ हायाबुसा की एक भी बाइक को ऑर्डर करने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ता है, वहीं इस फटीचर से दिखने वाले आदमी ने पूरी 100 बाइक कैसे खरीद ली? आखिर कैसे खरीदी एक मामूली डिलीवरी बॉय ने दुनिया की सबसे महंगी बाइक, वो भी पूरी 100? क्या थी अजय की असलियत? कैसे बना अजय रातों रात करोड़पति? सुनिए इस कहानी को और जानिए अजय के रातों रात अमीर बनने का राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मल्लिका, तुम सलील के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एक तरफ उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हो और यहाँ किसी गैर आदमी के साथ उसी के घर में मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो। सलील के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एक तरफ उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हो और यहाँ किसी गैर आदमी के साथ उसी के घर में मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो। अबे ओ फटीचर, 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय है तू, समझा? खुद की बेटी का इलाज तो करवा नहीं पा रहा है और मुझे बातें सुना रहा है। तू जैसे फटेहाल मेरे घर का झाड़ू पोछा करते हैं, समझा? तुम मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं मेरे दोस्त को तुम्हारा सच बता के रहूंगा। मैं उसे ऐसे धोखा नहीं खाने दूंगा। सलील को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। तेरे दोस्त को धोखा देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो जितना कमाता है उससे मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और मुझे रानी बन के रहने का शौक है, दासी नहीं। मल्लिका का इतना कहना होता है कि तभी अजय के फोन में से सलील की आवाज आती है। अजय ने अपने फोन से सलील को कॉल करके उसे मल्लिका की सारी बातें सुना दी थी। तो ठीक है, आज से मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये बात सुनते ही मल्लिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ये तूने अच्छा नहीं किया अजय, अब देखता जा मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। अजय मल्लिका की बात को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अजय थोड़ी दूर ही गया होता है कि तभी अजय के फोन पर उसके मैनेजर सुधीर का कॉल आता है। यस सुधीर सर, बताइए। साले तू कंपनी बंद करवा के ही मानेगा क्या? सर मैंने अब तो कुछ नहीं किया है। अभी जो तू थोड़ी देर पहले उस लेडी कस्टमर के साथ बदतमीजी करके आया है, वो क्या तेरे भूत ने किया था? कितनी बार समझाया लेकिन समझ नहीं आता। तेरा दिमाग है कि कुत्ते की पूंछ? सर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ भाई, तेरी गलती होती ही कहाँ है, वो तो हम सभी गलत हैं। मुझे तो तेरी बेटी पर तरस आता है। बेचारी वो भी भगवान से पूछती होगी कि कैसा निकम्मा पापा दिया है उसे। अपने मैनेजर सुधीर की ये बात सुनते ही अजय का खून खौल उठता है और वो गुर्राते हुए कहता है, चुप हो जाइए, एकदम चुप। अगर मेरी बेटी के लिए एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। क्या कहा तूने? तू मुझे धमकी दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं अभी के अभी तुझे नौकरी से निकालता हूँ। जा कर ले जो करना है, और अगर आज के बाद मेरे ऑफिस में नजर आया तो वो हाल करूंगा कि कहीं जाने लायक भी नहीं बचेगा। सुधीर इतना कहते ही कॉल काट देता है। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी बेटी के पास जाना था जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अजय तुरंत ही अपनी 5 साल की बेटी अनन्या के पास हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसकी बेटी के पास उसकी पत्नी दीपिका बैठी थी। अजय के वहां पहुंचते ही दीपिका उस पर सवालों की झड़ी लगा देती है। क्या हुआ अजय, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं दीपिका, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। अब हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल वाले बार बार बिल क्लियर करने को कह रहे हैं। क्या तुम्हारे पास भी नहीं है पैसे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात पूछते हुए भी। तुम तो क्या ज्यादा कमाते नहीं हो? हमारा घर मेरी सैलरी से ही चलता है, याद है ना? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतने पैसे अरेंज करूं। तुम कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसे लेकर आओ। मैं नहीं चाहती कि अनन्या के इलाज में कोई भी कमी आए। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना दीपिका। सिर्फ कोशिश करने से कुछ भी नहीं होगा अजय। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर मैंने मेरे पापा की तुमसे शादी ना करने की बात मान ली होती तो अच्छा होता। दीपिका की ये बात सुनते ही अजय को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता कि तभी दीपिका के पापा राजीव की आवाज आती है। अभी भी देर नहीं हुई है बेटा, आज भी मेरी नजर में कई लड़के हैं जिनसे मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही अजय से मजाक कर रही थी। दीपिका के इतना कहते ही उसकी माँ नलिनी की भी आवाज आती है। कभी कभी मजाक मजाक में ही मन की बात निकल जाती है दीपिका।
अजय जानता था कि दीपिका के पेरेंट्स बातों बातों में उसकी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन वो वहां खड़ा बिना बोले ये सब सुन रहा था कि तभी दीपिका के पापा अजय के पास आते हैं और उसे गुस्से में कुछ कहते हैं। बोला था ना पहले भी तुम्हें कि कोई ढंग का काम करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय के काम को छोड़ना नहीं था। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारी बेटी के इलाज में पैसों की कमी आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है ससुर जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी इंतजाम हो जाएगा। ये बातें बनाना बंद करो। मुझे सब पता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम निकम्मे थे और निकम्मे ही रहोगे। राजीव अजय को कड़वी बातें सुना ही रहा था कि इतनी देर में नलिनी भी शुरू हो जाती है। क्या पता किस मनहूस मुहूर्त में शादी करवा दी हमने अपनी बेटी की। जो आदमी अपनी बेटी के इलाज के पैसे तक नहीं चुका सकता, उसे कुछ भी बोलकर फायदा नहीं है। राजीव और नलिनी अजय को तरह तरह की बातें सुना ही रहे थे कि तभी वहां सिद्धार्थ आ पहुंचता है। सिद्धार्थ राजीव के फैमिली फ्रेंड का बेटा था और शुरू से ही राजीव और नलिनी सिद्धार्थ को बहुत पसंद करते थे। दूसरी ओर सिद्धार्थ दीपिका को पसंद करता था, जिस वजह से वो राजीव और नलिनी के आगे पीछे घूमता रहता था और दीपिका को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। सिद्धार्थ हॉस्पिटल रूम में पहुंचते ही सीधा जाकर दीपिका को हक करता है, जिसे देखकर अजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी दीपिका कि अनन्या को इतनी कम उम्र में ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सिद्धार्थ की इस बात को सुनते ही अजय का खून खौल उठा था, लेकिन वो अपने गुस्से को जैसे पीता जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी बेटी के सामने कोई भी ऐसी चीज करे जिससे उसकी बेटी पर कोई भी बुरा असर पड़े। लेकिन सिद्धार्थ था जो बातों बातों में अजय को तरह तरह के तानों की बरसात कर रहा था। राजीव अंकल, नलिनी आंटी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ तो अनन्या और दीपिका को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छे से सबका ख्याल रखता हूँ। ये सुनकर अजय सिद्धार्थ को चुप कराने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नर्स आ जाती है और अजय के हाथों में दवाइयों की एक लिस्ट थमा देती है। ये कुछ दवाइयाँ ला कर दीजिए। अजय उस दवाइयों की लिस्ट को पकड़े कुछ देर तक उस लिस्ट को बस निहारता रहता है। उसे पता था कि इन दवाइयों की कीमत हजारों में थी और उतने पैसे उसके पास नहीं थे। अजय बस लिस्ट पर नजरें गड़ाए गुमसुम खड़ा था कि तभी सिद्धार्थ उसके हाथ से वो लिस्ट लेते हुए उसे एक ताना मारता है। रहने दो, ये तुमसे ना हो पाएगा, मैं ले आता हूँ। अजय सिद्धार्थ की इस बात को नहीं सह पाता है और गुर्राते हुए बोल पड़ता है। तुम क्यों लाओगे? तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा दीपिका या अनन्या से कोई रिश्ता नहीं है, तो जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो, समझे? अजय की इस बात को सुनते ही दीपिका के पिता राजीव बोल पड़ते हैं। तुम तो बड़े एहसान फरामोश हो। एक तो सिद्धार्थ तुम्हारी मदद करना चाहता है और तुम उसे खरी खोटी सुना रहे हो। मुझे किसी के भी एहसान की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरी बच्ची और पत्नी का खुद ख्याल रख सकता हूँ। अजय इतना कहकर रूम से बाहर निकल तो जाता है, लेकिन उसके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि वो उन दवाइयों का बिल कैसे भरेगा। वो लगातार अपने दोस्तों से पैसे मांगने के लिए उन्हें कॉल कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को राजी नहीं था, क्योंकि अजय ने इससे पहले भी उन सभी से पैसे लिए थे, लेकिन वो किसी को भी उनके पैसे वापस नहीं कर पाया था। तभी अजय अपने जिगरी दोस्त सलील को कॉल करता है। सलील भाई, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, क्या तू मुझे थोड़े पैसे दे सकता है प्लीज? सॉरी यार, लेकिन तुझे तो पता है जो मल्लिका ने मेरे साथ किया, मैंने अपने सारे पैसे उसी को दिए और अब वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रही है। कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। इतना कहते हुए अजय निराशा में कॉल काट देता है। अजय निराशा में हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और अपने बदहाल स्कूटर को चलाते हुए निकल जाता है। अजय अपना स्कूटर एक आलीशान ऑफिस के बाहर एक BMW कार के बगल में जाकर रोकता है। ये ऑफिस उसी कंपनी का था जिस कंपनी में अजय डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। अजय को ऑफिस के अंदर आता देख उसका मैनेजर सुधीर गुर्राते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। अजय की वो बात और तेवर देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अजय को तरह तरह के ताने दे रहे थे। वो सब के सब अजय के खिलाफ बोलकर सुधीर की नजरों में अच्छा बनना चाहते थे। अबे ओए निकम्मे, अपनी औकात भूल गया क्या? अबे तेरी नौकरी कब की जा चुकी है, तो अब क्या यहाँ भीख मांगने आया है? साले निकल यहाँ से, तेरे जैसे फटीचरों की कोई जगह नहीं यहाँ। ऑफिस के ज्यादातर लोग अजय को गालियां दे रहे थे, लेकिन सोनिया नाम की एक लड़की थी जो सबसे अजय के लिए लड़ रही थी। वो अजय की काफी अच्छी दोस्त थी।
दूसरी तरफ अजय को उन सबकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो वहीं अपना सीना ताने खड़ा था। आज इसे हो क्या गया है? पहले तो इसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं देखा। अजय का आत्मविश्वास देख सुधीर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और उसका हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर करने लगता है। साले तुझे कहा था मैंने कि मेरे ऑफिस में दिख मत जाना, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आ गया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सुधीर अजय को ऑफिस से बाहर कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बुलंद आवाज गूंजती है। वहीं रुक जाओ। ये आवाज शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन राजेंद्र शर्मा की थी। राजेंद्र ने उस ऑफिस को खरीद लिया था और अब से उस कंपनी के सारे डिसीजंस उन्हीं के हाथ में थे। राजेंद्र शर्मा अपनी मजबूत चाल के साथ चलते हुए अंदर आते हैं और अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, आज से इसी वक्त से इस कंपनी के नए सीईओ हैं अजय। इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी आज से उन्हीं के हाथ में होगी। राजेंद्र शर्मा की ये बात सुनते ही वहाँ खड़े ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज में उथल पुथल होने लगती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली डिलीवरी बॉय को कंपनी का सीईओ बना दिया गया था। तभी सुधीर चीखते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इस फटीचर को आप सीईओ बना रहे हैं? मैं इस चीज को मंजूर नहीं करता। सुधीर की इस बात को सुनकर राजेंद्र जी गुर्राते हुए कहते हैं, तुम कौन होते हो किसी भी चीज को नामंजूर करने वाले? कि तभी अजय अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इस कंपनी का सीईओ होने के नाते मैं सुधीर को इस कंपनी से निकालता हूँ और उसकी जगह पर सोनिया को नई मैनेजर बनाता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो सुधीर, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अजय की इस बात को सुनकर सुधीर का मुंह लटक जाता है और वो गुस्से में गुर्राते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया अजय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुधीर के जाते ही अजय एक और घोषणा करता है, आज से इस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज की सैलरी डबल। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं कि इतने में अजय राजेंद्र शर्मा के साथ उनकी BMW गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उनकी गाड़ी अजय को उस हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देती है जहां उसकी बेटी अनन्या एडमिट थी। अजय गाड़ी से उतरता है कि तभी उसे अपनी पत्नी दीपिका की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय, तुम इस BMW में क्या कर रहे थे? वो भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजेंद्र शर्मा के साथ। आखिर क्या थी अजय की सच्चाई? कैसे बन गया अजय रातों रात एक कंपनी का सीईओ? क्या कोई राज छुपा था इन सब के पीछे? क्या अजय अपनी पत्नी दीपिका को सच बताएगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुन